गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर प्रशांत और मैं आप लोगों के सामने आज क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। प्रदेश प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें भौगोलिक दशाओं की समानता तथा विकास संबंधी समस्याओं की समरूपता होती है। प्रदेशों को विभिन्न तत्वों के सम्मिश्रणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें क्षेत्रीय समरूपता को मद्देनजर रखा जाता है। प्रदेश के वर्गीकरण में दो महत्वपूर्ण प्रयासों को समाहित किया गया है, जिसमें पहला यूनाइटेड किंगडम की ज्योग्राफिकल एसोसिएशन की समिति द्वारा विश्व के प्रदेशों का वर्गीकरण 1937 में किया गया था, जिसमें समिति ने दो बड़े प्रकारों में बांटा, जिसमें पहला सामान्य लक्षण या जातीय प्रदेश जेनेरिक रीजन जिसे कहा जाता है, तथा विशिष्ट प्रदेश या स्पेसिफिक रीजन। अब दूसरे प्रयासों में डी विटलिसी महोदय का आता है। इनकी अध्यक्षता वाली एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन ज्योग्राफर्स AAG की कमिटी ऑन रीजनल स्टडी 1947 द्वारा किया गया था। प्रादेशिक अध्ययन समिति ने अपनी रिपोर्ट 1952 में 50 से अधिक प्रकार के प्रदेशों का संकलन किया, जिसमें उन्होंने फॉर्मल रीजन या आकारीय प्रदेश या एकरूप प्रदेश, दूसरा फंक्शनल रीजन कार्यात्मक प्रदेश, तीसरा सिंगल फीचर रीजन, चौथा मल्टीपल फीचर रीजन और पांचवा कंपेज या टोटल फीचर रीजन। अब यहां इस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इन दोनों पूर्व के वर्गीकरण को एक साथ समाहित करके इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पर देखा जा सकता है कि दो बृहद प्रदेशों में बांटा गया है, पहले जेनेरिक रीजन और स्पेसिफिक रीजन, जो कि ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के द्वारा बांटा गया है, और दूसरा जो फिर सब डिवीजन किया गया है जेनेरिक रीजन को, वो फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन के अंतर्गत जो डी विटलिसी महोदय के द्वारा किया गया था। फिर इस फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन को भी उपभागों में बांटा गया है, सिंगल टॉपिक रीजन, मल्टीपल टॉपिक रीजन और टोटल टॉपिक रीजन। फिर फंक्शनल रीजन को इन्होंने सिंगल फंक्शन, एक कार्य और एक से अधिक कार्यों के द्वारा निर्धारित प्रदेश, फिर कुल प्रदेशों के द्वारा, कुल तत्वों के द्वारा निर्धारित प्रदेश। अब यहां हम फॉर्मल रीजन या जेनेरिक रीजन की बात करते हैं, तो पृथ्वी पर व्याप्त विभिन्न लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर प्रदेशों को निम्नांकित रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें जेनेरिक रीजन देख रहे हैं, इसके अंतर्गत प्रकृति में समरूपता रखने वाले प्रदेशों को जातीय या समान प्रदेश कहते हैं। ये प्रदेश भूसतह पर अलग अलग पाए जाते हैं, जिसमें मानसूनी प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, दक्षिण अफ्रीका का नैटाल प्रदेश आदि पाई जाती हैं। फिर इनको फॉर्मल रीजन और फंक्शनल रीजन में बांटा गया है, तो इसमें यहां पर हम पहले फॉर्मल रीजन या यूनिफॉर्म रीजन की बात करते हैं। औपचारिक प्रदेश, इसमें सर्वत्र एक लक्षण की एकरूपता, होमोजेनिटी, जैसे थार का रेगिस्तान, हिमालय पर्वतीय प्रदेश, यूराल प्रदेश आदि, इनका विस्तार अधिक होता है, जिसमें पूर्ण समानता के मध्य अनेक भागों मानवीय, आर्थिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भिन्नता मिलती है, जिस कारण पूर्ण एकता परिवर्तित स्वरूप में दृष्टिगत होती है। दूसरा है नेचुरल रीजन, इसी के अंतर्गत फॉर्मल रीजन के अंतर्गत ही आता है।
प्राकृतिक प्रदेश वे प्रदेश होते हैं जिसमें भूरचना, स्थलाकृति, जलवायु, वनस्पति में समानता पाई जाती है तथा इन तत्वों के संदर्भ में निकटवर्ती क्षेत्रों से भिन्न होता है। प्राकृतिक प्रदेशों के सीमांकन में भौतिक कारकों को मद्देनजर रखा जाता है। वर्तमान समय में मानवीय तत्वों को भी महत्व दिया जाने लगा है। भौतिक तत्वों के आधार पर भूरचना प्रदेश, उच्चावच प्रदेश, जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश तथा वनस्पति प्रदेश आदि रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। हर्वर्डसन महोदय के अनुसार A natural region is an area on Earth's surface where elements of natural environment affect human activities। अर्थात एक प्राकृतिक प्रदेश पृथ्वी तल पर ऐसा क्षेत्र होता है जहां प्राकृतिक वातावरण के तत्व मानवीय गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। भौगोलिक रीजन प्राकृतिक प्रदेशों से भिन्न, इसमें भौतिक तत्वों के साथ सामाजिक सांस्कृतिक अभिलक्षणों की समरूपता पाई जाती है। इनका निर्माण विभिन्न भौगोलिक कारकों के आधार पर होता है। इस आधार पर किसी भौतिक समानताओं के प्रदेश में जितनी दूरी तक विस्तृत क्षेत्रों के आर्थिक व्यवसायों की समानता मिलती है, जिन्हें मिलाकर भौगोलिक प्रदेश का निर्माण होता है, इनको विभिन्न भौगोलिक तत्वों के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। उच्चावच के आधार पर पर्वतीय प्रदेश, पठारी प्रदेश, मैदानी प्रदेश, जलवायु के आधार पर मानसूनी प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्रदेश तथा टैगा व टुंड्रा प्रदेश आदि प्रमुख है। इसी प्रकार वनस्पति पर आधारित वन प्रदेश, घास प्रदेश, झाड़ियां प्रदेश महत्वपूर्ण है। भूगोल के दो या अधिक तत्वों पर आधारित प्रदेशों में टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश, स्टेपी या प्रेरी प्रदेश प्रमुख हैं, जो जलवायु, मृदा, आंतरिक संरचना तथा वनस्पति आदि तत्वों पर आधारित है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों पर आधारित प्रदेशों में कृषि प्रदेश, पशुचारण प्रदेश, दुग्ध उत्पादन प्रदेश तथा निर्माण उद्योग प्रदेश प्रमुख हैं। प्रादेशिक संकल्पना की विवेचना करते हुए भूगोलवेत्ता डी विटलेसी ने बताया कि एक प्रदेश में कम से कम 16 विषयों का अध्ययन किया जाता है। इनके अनुसार प्रदेश को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एकल विषयक प्रदेश, सिंगल टॉपिक रीजन। जब भूतल पर केवल एक ही तत्व के वितरण का अध्ययन किया जाता है, तब उनके वितरण संबंधी विभिन्नता या क्षेत्रीय विभिन्नता के अनुसार विभिन्न प्रदेशों का जन्म होता है, जैसे सॉइल रीजन, रेनफॉल रीजन, वेजिटेशन रीजन। फिर दूसरा बहुविषयक प्रदेश, मल्टीपल टॉपिक रीजन। जब किसी प्रदेश के सीमांकन का आधार एक तत्व नहीं बल्कि कई तत्व होते हैं, तब ऐसे प्रदेश को बहुल विषय प्रदेश या संयुक्त प्रदेश, कंपोजिट रीजन की संज्ञा दी जाती है, जैसे नेचुरल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, क्लाइमेटिक रीजन, रिसोर्स रीजन इत्यादि दृष्टांत। तीसरा है कुल विषयक प्रदेश, टोटल टॉपिक रीजन। यदि भूतल के किसी प्रदेश में समस्त तत्व किसी दूसरे प्रदेश के उन 16 तत्वों से क्रमशः मेल खाते हैं, तो ऐसे प्रदेश को संपूर्ण विषय प्रदेश कहा जाता है। और फोर्थ, पूर्ण प्रदेश या कंपेज। कंपेज बहुल विषय प्रदेश, मल्टीपल टॉपिक रीजन और संपूर्ण विषय प्रदेश, टोटल टॉपिक रीजन के मध्य की दशा है। कंपेज या पूर्ण प्रदेश का निर्धारण भौतिक, जैव लक्षणों तथा सांस्कृतिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये सभी कार्यात्मक रूप से मानवीय व्यवसायों से संबद्ध होते हैं।
कंपेज शब्द का प्रयोग पूर्ण प्रदेश टोटल रीजन के रूप में भी सर्वप्रथम डी वेटलेसी महोदय ने ही किया था। कंपेज स्वेच्छानुरूप असीमित एवं अनिश्चित प्रदेश होते हैं। वेटलेसी महोदय ने कंपेज को स्पष्ट करते हुए बताया, कंपेज इंक्लूड्स ऑल दी फीचर्स ऑफ द फिजिकल, बायोटिक, सोशल इन्वायरमेंट दैट आर फंक्शनली एसोसिएटेड विथ मैन्स ऑक्यूपेशन ऑफ द अर्थ। इस प्रकार कंपेज अत्यधिक जटिल प्रदेश होते हैं जिसमें डी वेटलेसी ने प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भौतिक संपूर्ण लक्षणों, जीवन यापन के पूर्ण लक्षणों तथा सामाजिक जीवन के विविध रूपों के अध्ययन को समावेशित किया जाता है। अब हम इन डी वेटलेसी महोदय के जो 16 टॉपिक्स या 16 विषय हैं उनके बारे में जानते हैं। तो वेटलेसी ने पूर्ण प्रदेश के अध्ययन के लिए निम्न 16 विषयों की सूची प्रस्तुत किए हैं, जिसमें पहला नेचुरल एलिमेंट्स। इसमें भूरचना या जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उच्चावच एवं प्रवाह प्रणाली, रिलीफ एंड ड्रेनेज सिस्टम, जलवायु, क्लाइमेट, मृदा, सॉइल, वनस्पति, वेजिटेशन, जीव जंतु या एनिमल किंगडम। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है ह्यूमन एक्टिविटी, मानव क्रियाकलाप। इसमें भोजन एकत्रीकरण, फूड गैदरिंग, शिकार करना, हंटिंग, मत्स्याखेट, फिशिंग, खनन, माइनिंग, वन काटना, लंबरिंग, कृषि, एग्रीकल्चर, निर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, फिर अधिवास या दी सेटलमेंट तथा 16वां जनसंख्या। इस आधार पर वेटलेसी ने कंपेज को उच्चतम कोटि का प्रदेश माना है। अब हम फंक्शनल रीजन की बात करते हैं। कार्यात्मक प्रदेश। कार्यात्मक प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें सर्वत्र एक से कार्य अथवा संगठन की समानता होती है, जो किसी विशिष्ट गत्यात्मक कार्य अर्थात परिवहन एवं यातायात द्वारा परस्पर संबद्ध रहता है। इन प्रदेशों के तत्व एक साथ अपना कार्य करते हैं तथा परस्परावलंबित रहते हैं, जिनसे मानवीय क्रियाओं संबद्ध रहती हैं। इस प्रदेश में आकृतिक प्रदेश की तरह समानता तथा सामान्यीकरण नहीं मिलता है। कार्यात्मक प्रदेश मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर ध्यान आकर्षण करता है, जिसमें मुख्यतः इनमें निहित विभिन्न क्षेत्रों की संबद्धता पूर्ण कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, जहां प्राकृतिक वातावरण गौण हो जाता है। कार्यात्मक प्रदेशों को उत्पत्ति के आधार पर निम्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे नोडल रीजन, सिटी रीजन, अमलैंड, मार्केट रीजन, मेट्रोपॉलिटन रीजन, एग्रीकल्चर रीजन, कंस्ट्रक्शन रीजन, लैंड यूज रीजन आदि। इस प्रकार कार्यात्मक प्रदेशों में निहित प्रमुख कार्यों की संख्या के आधार पर प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। सिंगल फंक्शन रीजन, इसमें केवल एक कार्य प्रमुख रूप से संपन्न होता है। मल्टीपल फंक्शन रीजन, इसमें 2 या 2 से अधिक कार्य संपन्न होते हैं। तीसरा टोटल फंक्शन रीजन, इस प्रकार के प्रदेशों में सभी कार्य समान रूप से संपन्न होते हैं। अब हम विस्तार से इसमें नोडल रीजन या ध्रुव केंद्रित प्रदेश, नोडल रीजन या पोल सेंट्रेड रीजन के बारे में
जानते हैं। नोड सामान्यतः परिवहन संचार के केंद्र होते हैं। परिवहन संचार केंद्रों पर मार्ग एवं प्रवाह के साधन जैसे रेल मार्ग या सड़क मार्ग इसलिए केंद्रित होते हैं क्योंकि उन स्थानों पर आर्थिक कार्यों का एकत्रण एग्लोमेरेशन होता है। इन केंद्रों से उनके चारों ओर के क्षेत्र की जनसंख्या एवं पदार्थों का संबंध होता है तथा क्षेत्र का केंद्र से कार्यात्मक संबंध होता है। इसलिए जितना क्षेत्र कार्य से इन केंद्रों से जुड़ा होता है वे नोडल या ध्रुव केंद्रित प्रदेश कहलाते हैं। ध्रुव अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक कार्यों के बड़े क्षेत्र होते हैं। ये औद्योगिक प्रदेश हो सकते हैं। नोडल केंद्र व्यापार के केंद्र हो सकते हैं। इन्हें मार्ग संगम प्रदेश भी कहा जाता है। बड़े नगर सामान्यतः नोडल केंद्र होते हैं। अब नगर प्रदेश या सिटी रीजन, नगर स्वयं उत्पन्न नहीं होते वरन ग्रामीण क्षेत्र कुछ कार्यों के संपादन के लिए इन्हें उत्पन्न करते हैं। ये मार्क जेफरसन महोदय के द्वारा कहा गया है। इसलिए अधिकांश नगरों के चारों ओर नगर से घनिष्ठ संबंध का एक क्षेत्र होता है, जिनके लिए एलेक्स ने अमलैंड जर्मन शब्द का प्रयोग किया, जिनका तात्पर्य चारों ओर का क्षेत्र से है। इसी तरह बंदरगाह नगरों पोर्ट सिटी के लिए इससे पूर्व भी हिंटरलैंड का प्रयोग प्रचलन में था। इसका तात्पर्य बंदरगाह का पृष्ठ प्रदेश है जहां से बंदरगाह पर सामग्री निर्यात के लिए आती हैं या आयातित सामग्री उस प्रदेश में वितरित होती हैं। आर.ई. डिकिंसन ने नगरों के चारों ओर के क्षेत्र को नगर प्रदेश नाम दिया तथा ऐसे प्रदेश का विवेचन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन 1947 में किया। नगर से कार्यात्मक संबंध का क्षेत्र नगर प्रदेश या कार्यात्मक प्रदेश होता है। नगर एवं उनके चारों ओर के प्रदेश का संबंध घनिष्ठ एवं दोनों के अतिरिक्त अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। यह संबंध दोनों के अस्तित्व एवं विकास को प्रभावित करता है। नगर तथा उसका यह प्रदेश एक संबद्ध स्थानिक इकाई बनाता है, जिसकी पहचान एवं सीमांकन कई प्रकार के विकास कार्यों के लिए उपयोगी होता है। स्पेसिफिक रीजन, विशिष्ट प्रदेश। विशिष्ट प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जिनका निश्चित एक ही नाम हो और आकार, आकृति, संरचना तथा प्रतिरूप द्वारा इनकी केवल एक ही पहचान हो। उदाहरण के लिए मेसोपोटामिया, भावर प्रदेश, सुंदरवन, छत्तीसगढ़ प्रदेश आदि। इस प्रदेश की इकाई का निर्धारण भौतिक तत्वों तथा मानवीय क्रियाकलापों की भिन्नता पर आधारित होता है। ये एक समान यूनिक होते हैं, जिसमें विभिन्न तत्वों के द्वारा आकारिकीय समानता स्थापित होती है, जैसे दामोदर घाटी, फ्रांस के पेज, जर्मनी के रूड बेसिन आदि। यद्यपि प्रत्येक संरचना प्रदेश में कुछ ऐसे सामान्य लक्षण भी होते हैं जो अन्य प्रदेशों में भी मिल जाते हैं, जैसे लंबाकार पर्वत श्रेणियां, झीलें, नदी विसर्प, प्रपात, पठारी भूमि आदि। फिर भी प्रत्येक संरचना प्रदेश एक विशिष्ट स्पेसिफिक प्रदेश होता है कि उसके भौगोलिक लक्षणों का जो मिला जुला प्रतिरूप बनता है। अब हम होमोजेनियस रीजन
समरूप प्रदेश की बात करते हैं। इसमें स्थानीय विभिन्नताएं बहुत कम होती हैं तथा इनका स्वरूप लगभग एक समान होता है। समरूप प्रदेश में बारंबार स्वरूपित होने वाले तत्वों को अधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए मानसूनी प्रदेशों में तापमान एवं वर्षा के वितरण में समानता पाई जाती है। समरूप प्रदेशों को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नांकित प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे सिंगल फीचर रीजन। जिन प्रदेशों में केवल एक ही तत्व या लक्षण की समरूपता मिलती है उन्हें एक लाक्षणिक प्रदेश कहते हैं। जलवायु आधारित जलवायु प्रदेश, वनस्पति पर आधारित वनस्पति प्रदेश आदि इसी प्रकार के उदाहरण हैं। दूसरा, बहुलाक्षणिक प्रदेश या मल्टीपल फीचर रीजन। ऐसे प्रदेशों में एक से अधिक तत्वों की समरूपता होती है। इसमें जलवायु, वनस्पति, मृदा, जीव जंतु, कृषि स्वरूप, अधिवास, यातायात जैसे तत्वों में परस्पर अंतर संबंध होता है। फिर समरूप आर्थिक प्रदेश, यूनिफॉर्म इकोनॉमिक रीजन। इस प्रदेशों में आर्थिक क्रियाओं की समानता पाई जाती है। अब हम अन्य वर्गीकरण को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे पीटर हैगेट महोदय ने लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1965 में प्रदेशों का वर्गीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रीजन, इसमें पहला एडहॉक और प्रोग्रामिंग रीजन, जैसे ट्रांजिशनल रीजन, डिप्रेस्ड रीजन, बैकवर्ड रीजन, रिवर वैली रीजन आदि आते हैं। फिर इसका दूसरा जो है हेट्रोजेनियस रीजन, इसमें फंक्शनल रीजन, एक्सियल रीजन, नोडल रीजन। इस नोडल रीजन को मेट्रोपॉलिटन रीजन इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। फिर इसमें होमोजेनियस रीजन जो भी आपको बताया गया, जिसमें फॉर्मल रीजन को भी बांटा गया, सिंगल फीचर, मल्टीपल फीचर, टोटल फीचर्स। फिर इसी प्रकार से एक और क्लासिफिकेशन में हम फॉर्मल रीजन, फंक्शनल रीजन और परसेप्शन रीजन या वर्नाकुलर रीजन या मेंटल रीजन या मानसिक प्रदेश में देख सकते हैं। अब इसमें जो है कि एक एडहॉक रीजन बात आती है, तो ये क्या है? एडहॉक रीजन एक विशिष्ट स्थिति, परिस्थिति या समस्या को संबोधित करने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है, जिसमें एक विशिष्ट समस्या जन्य प्रदेश को चुना जाता है। फिर प्रोग्रामिंग रीजन एक क्षेत्र जो विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किया जाता है, जैसे कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन को तैयार किया गया दामोदर वैली के क्षेत्रों के विकास के लिए। इसी प्रकार से टेनेसी वैली कॉरपोरेशन को, टीवीसी को अमेरिका में विकसित किया गया। फिर इसी प्रकार से एक परसेप्शन रीजन या वर्नाकुलर रीजन या मेंटल रीजन आता है। अवधारणात्मक क्षेत्र लोगों की भावनाओं और दृष्टिकोणों से परिभाषित होता है, जैसे ये व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में परिवर्तनशील होता है या उसमें अलग अलग परसेप्शन होता है। जैसे कोई किसी क्षेत्र को हिंदू रीजन मानता है, कोई दूसरा उसको मुस्लिम रीजन मानता है, तो सबका अलग अलग परसेप्शन होता है। ये भावनाओं और मुख्य विचारों को संदर्भित करता है, जिसके बारे में लोगों के एक पास या एक जगह से है, जैसे दी बाइबल बेल्ट। थैंक यू।